9 अप्रैल वो तारीख जिस दिन कर्नाटक में राहुल गांधी का सत्यमेव जयते कार्यक्रम होने वाला है और इसी दिन कर्नाटक में एक बड़ा सियासी मुकाबला भी देखने को मिलने वाला है, क्योंकि पीएम मोदी भी ठीक इसी दिन इसी तारीख को कर्नाटक के दौरे पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में इसे एक बड़ी फाइट के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन बीजेपी इसे कुछ खास नहीं मान रही। राहुल गांधी से वैसे भी बीजेपी बिल्कुल नहीं कतराती, लेकिन क्योंकि कर्नाटक दक्षिण का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां बीजेपी की सरकार है, बस इसीलिए यहां बीजेपी ने पहले से ही हाथ पैर मारना शुरू कर दिया है। इसीलिए बीजेपी ने इस एक दुर्ग को अपने पाले में ही रखने का पूरा इंतजाम किया हुआ है। दक्षिण के इस दुर्ग को ढहने नहीं दे सकती बीजेपी, लेकिन कर्नाटक का ओपिनियन पोल जरूर बीजेपी को अभी से सतर्क हो जाने के लिए आगाह कर रहा। दरअसल एबीपी न्यूज सी वोटर ने कर्नाटक की सभी 224 सीटों का ओपिनियन पोल जारी किया है, जिसमें 24,759 लोगों से चुनाव को लेकर उनकी राय मांगी गई है और पोल के मुताबिक कर्नाटक में सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस को मिलती नजर आ रही हैं। पोल में यह भी कहा गया है कि 224 में से कांग्रेस को 115 से 127 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी को 68 से 80 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि जेडीएस को 23 से 25 सीटें मिल सकती हैं और कर्नाटक में सरकार बनाने के लिए 113 सीटों की जरूरत होती है। अगर ओपिनियन पोल सच साबित होते हैं तो राज्य में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। मतलब ये कि बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि ये एक स्टेट ऐसा है जिसे बीजेपी को हर हाल में संजो कर रखना है। बीजेपी इसी के सहारे आगे दक्षिण में अपने पैर फैलाने की कोशिश कर सकती है और अगर यही दुर्ग हाथ से चला गया तो मतलब कर्नाटक के साथ साथ बीजेपी के हाथ से पूरा दक्षिण फिसल जाएगा, जो रिस्क बीजेपी कभी नहीं लेना चाहेगी। केरल और आंध्र में बीजेपी के हाथ खाली है। दक्षिण के केरल और आंध्र प्रदेश में बीजेपी के पास ना तो लोकसभा में और ना ही विधानसभा में कोई सीट है। केरल में 2021 में विधानसभा चुनाव हुए थे, उस वक्त बीजेपी जहां मजबूती से चुनाव लड़ी थी, लेकिन पार्टी को हार मिली थी। लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी केरल नहीं जीत पाई थी। केरल में वाम मोर्चा के पास विधानसभा की 99 सीटें हैं, जबकि यूपीए के पास 41 सीटें हैं। राज्य में विधानसभा की 140 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए सिर्फ 71 सीटों की जरूरत होती है। आंध्र प्रदेश में भी पार्टी की स्थिति काफी कमजोर है। यहाँ साल 2019 में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हुए थे। इस चुनाव में जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस ने एक तरफा जीत हासिल की थी। बीजेपी यहाँ पर भी 0 पर ही सिमट गई थी। तमिलनाडु तेलंगाना में भी राह नहीं है आसान। तमिलनाडु और तेलंगाना में बीजेपी का खाता तो खुला है, लेकिन आगे की राह आसान नहीं है। तमिलनाडु में बीजेपी एआईएडीएमके के साथ मिलकर चुनाव लड़ी, जिसकी वजह से पार्टी को 4 सीटों पर जीत हासिल हुई। लोकसभा में बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं है और फिर अभी हाल ही में बीजेपी और एआईएडीएमके के बीच भी खटपट हुई है, जिसके बाद माना जा रहा है कि तमिलनाडु में भी गठबंधन खतरे में है। हालांकि तेलंगाना में कुछ साल में बीजेपी ने अपनी सक्रियता बढ़ाई है, लेकिन वहां भी बीजेपी के लिए राह आसान नहीं है। तेलंगाना में बीजेपी को लोकसभा में 4 और विधानसभा में 1 सीट मिली थी। ऐसे हालात में अगर ओपिनियन पोल के मुताबिक कर्नाटक भी बीजेपी के हाथ से निकलता है तो ये बीजेपी के लिए बड़ी चिंता का विषय हो सकता है। पूरे दक्षिण भारत में बीजेपी के पास कितनी सीटें? पूरे दक्षिण भारत में लोकसभा की कुल 129 सीटें हैं, जिनमें तमिलनाडु में 39, कर्नाटक में 28, केरल में 20, तेलंगाना में 17 सीटें शामिल हैं। वहीं बीजेपी के पास इन 129 सीटों में से मात्र 29 सीटें ही हैं। वहीं बात अगर विधानसभा सीटों की करें तो दक्षिण के 5 राज्यों में विधानसभा की कुल 892 सीटें हैं, जिनमें तमिलनाडु में 234, कर्नाटक में 224, आंध्र प्रदेश में 175, केरल की 140, तेलंगाना की 119 सीटें शामिल हैं। बीजेपी के पास दक्षिण में विधानसभा की कुल 109 सीटें हैं। ऐसे में बीजेपी को पूरी कोशिश करनी होगी कि बीजेपी ओपिनियन पोल को किसी भी तरह से बदल दे। जो ओपिनियन पोल राज्य में कांग्रेस की सरकार बनते दिखा रहे हैं, बीजेपी को कर्नाटक चुनाव में इस ओपिनियन पोल को बदलना होगा, नहीं तो आगे 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। वैसे अब ये भी समझ लेते हैं कि बीजेपी के लिए आखिर ये मुश्किलें क्यों बढ़ी हैं। कर्नाटक में बीजेपी के लिए क्यों बढ़ी मुश्किलें? इस्तीफों ने बीजेपी की बढ़ाई टेंशन। कर्नाटक में अभी हाल ही में मार्च महीने में ही 3 बड़े इस्तीफे हो चुके हैं। 3 मार्च को भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे विधायक के मदल विरूपक्षपा ने इस्तीफा दे दिया। 9 मार्च को पार्टी के विधान पार्षद पुतन्ना ने इस्तीफा दे दिया। पुतन्ना लिंगायत समुदाय का बड़ा चेहरा है। 31 मार्च को भी बीजेपी से एक बड़ा इस्तीफा दिया गया। 6 बार के विधायक केएनवाई गोपाल कृष्ण ने इस्तीफा दिया। चुनाव के वक्त टिकट घोषणा से पहले इस्तीफों की झड़ी ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। कांग्रेस ने इधर दावा यह भी कर दिया है कि बीजेपी के कई विधायक अभी भी कांग्रेस के संपर्क में हैं।
मुख्यमंत्री बदलने का फैसला बैकफायर। 2004 में ही बीजेपी की कर्नाटक में बड़ी एंट्री हो गई थी, लेकिन फिर भी सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद सरकार बनाने से चूक गई थी। साल 2006 में एक सियासी उठापटक के बाद बीजेपी वहां सरकार बनाने में कामयाब हुई। बीएस येदियुरप्पा राज्य के मुख्यमंत्री बनाए गए, लेकिन ज्यादा दिनों तक सरकार नहीं चल पाई। साल 2008 में फिर से चुनाव हुए और बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला, लेकिन 3 साल बाद ही येदियुरप्पा को एक मामले में सजा सुना दी गई। येदियुरप्पा के बाद बीजेपी ने कर्नाटक की कमान सदानंद गौड़ा और जगदीश शेट्टार को सौंपी, लेकिन फॉर्मूला काम नहीं आया। बीजेपी ने साल 2019 में सरकार बनाने के बाद भी मुख्यमंत्री बनाने का फॉर्मूला लागू किया। येदियुरप्पा को हटाकर बसवराज बोम्मई को सीएम बनाया गया। हालांकि चुनाव से पहले येदियुरप्पा को फिर से सक्रिय किया गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी का ये पैंतरा कितना काम करता है, या फिर येदियुरप्पा को पद से हटाने के बीजेपी के फैसले का खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ता है। वैसे ये जो ओपिनियन पोल कहानी बयां कर रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ जो माहौल बनाता दिखा रहे हैं, ये निश्चित तौर पर बीजेपी की टेंशन को बढ़ाने वाला है। वैसे इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।